फेवी 1891 मार्शल स्पिरिट में प्रवेश। पलक झपकते ही डूफैंग अपनी जगह से गायब हो गया और अविश्वसनीय गति से सीधे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के कमरे की ओर बढ़ गया। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। जब डूफैंग ची शोधन के 5वें स्तर पर पहुंचे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ, तो इससे पहले कि वह चौंक पाता, डूफैंग ने उसकी छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। अपने पीछे की दीवार तोड़कर गिरने के बाद वह कुछ और कदम पीछे हटता रहा और अंत में पूरी तरह से बेजान होकर रुक गया। दीवार तोड़कर अंदर घुसने से मचे शोर ने जुओ निवास में हलचल मचा दी और कई लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। डूफैंग ने धीरे से फुफकारा, हवा में उछला और फिर तेजी से निवास के बाहर जंगल की ओर उड़ गया। उसी समय जुओ निवास में गूंजती एक आवाज ने कहा, अब से किंगलिंग टाउन में सभी लेन देन पर कमीशन आधा कर दिया जाएगा। अवज्ञा करने वाले को भी यही अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब जुओ परिवार का मुखिया और उसके आदमी उस कमरे में पहुंचे जहां वह अधेड़ उम्र का आदमी रहता था, तो उन्होंने जमीन पर एक ठंडा शव पड़ा हुआ पाया और दीवार में एक बड़ा छेद था। जुओ परिवार के सदस्य सदमे से स्तब्ध रह गए। यह अधेड़ उम्र का आदमी एक उच्च कुशल विशेषज्ञ था जिसे उन्होंने भारी खर्च पर काम पर रखा था, जो उड़ती हुई तलवारों को नियंत्रित करने और दूर से ही वार करने में सक्षम था। अब उसे एक ही मुक्के से मार दिया गया था। क्या उसे मारने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली नहीं था? ऐसे व्यक्ति को नाराज करना जुओ परिवार के लिए मौत को दावत देने जैसा था। जुओ परिवार के महल में गूंजती उस राजसी आवाज को सुनकर जुओ परिवार के मुखिया को पसीना आ गया और उन्होंने तुरंत किसी को शहर जाकर इस नए उपाय की घोषणा करने का आदेश दिया। इसी बीच डूफैंग किंगलिंग कस्बे से बाहर जाने वाली मुख्य सड़क पर आ चुका था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अपना काम निपटाकर वह वुलिंग काउंटी जाने की तैयारी कर रहा था। डूफैंग का मानना था कि इस प्रस्थान के बाद वह कुछ वर्षों में नानलिंग काउंटी लौट आएगा और तब टाई परिवार से पुराने हिसाब चुकता करने का समय आ जाएगा। उसने रास्ते में साधना की और खुद को स्वस्थ किया। 10 दिन बाद डूफैंग ने आखिरी पर्वत शिखर पार किया और वुलिंग काउंटी के इलाके में पहुंच गया। वुलिंग काउंटी, मैं आ रहा हूं, डूफैंग। डूफैंग ने मन ही मन ये संकल्प लिया और वुलिंग काउंटी में अपना नाम रोशन करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। हालांकि वुलिंग काउंटी में उसकी प्रारंभिक योद्धा स्तर की साधना कोई खास नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास था कि कुछ वर्षों के प्रशिक्षण से उसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। जब तक वह किसी भी योद्धा स्तर के प्राणी को उकसाने से बचता रहेगा, तब तक वह वुलिंग काउंटी में अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा। हालांकि वुलिंग काउंटी और नानलिंग काउंटी पड़ोसी काउंटी हैं, लेकिन दोनों का मौसम काफ़ी अलग है। नानलिंग काउंटी में इस समय काफ़ी गर्मी रहती है, लेकिन इन पहाड़ों को पार करके वुलिंग काउंटी पहुंचने पर तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आती है। एक कुशल योद्धा होने के नाते भले ही उनके घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, फिर भी उन्हें यह असहनीय नहीं लगता। हालांकि एक आम इंसान को मौसम में अचानक आए इस बदलाव से शारीरिक परेशानी होना स्वाभाविक है। डूफैंग ने किंग्युआन संप्रदाय का नीला चोला उतारकर साधारण सफ़ेद कपड़े पहन लिए थे। वुलिंग काउंटी में अभी अभी पहुंचने के कारण उन्हें यहाँ के भूगोल, संप्रदायों के वितरण और कुछ वर्जनाओं व रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता वुलिंग काउंटी का विस्तृत नक्शा और बुनियादी जानकारी जुटाना थी। ये जगह 2 प्रांतों की सीमा पर स्थित है और यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। इसे खरीदने का एकमात्र तरीका किसी शहर में जाकर किसी विशेष दुकान पर जाना है। लेकिन डूफैंग को यह नहीं पता था कि निकटतम शहर कहाँ है या उसे किस दिशा में जाना है। डूफैंग असमंजस में था। सौभाग्यवश ये स्थिति अधिक देर तक नहीं रही और हालात बेहतर हो गए। डूफैंग के ठीक सामने दाहिनी ओर लगभग 5 मील की दूरी पर लोगों का एक समूह दिखाई दिया। डूफैंग की तेज दृष्टि के कारण वह उन्हें स्पष्ट रूप से देख सका। समूह में लगभग 30-40 लोग, लगभग 1 दर्जन गाड़ियां और दर्जनों बड़े बक्से थे। ये जरूर आम व्यापारियों का कोई समूह होगा जो व्यापार के लिए शहर में सामान ले जा रहा होगा। डूफैंग बहुत खुश हुआ, ये लोग जरूर इस इलाके से वाकिफ होंगे। वह तेजी से आगे बढ़ा और उस जगह रुक गया जहां काफिला जा रहा था। जल्द ही डूफैंग को सड़क पर खड़ा देखते ही पूरा काफिला घबरा गया। वे उससे लगभग 40-50 कदम दूर रुक गए। सभी लोग तनाव में थे और जल्दी से लगभग 1 दर्जन वाहनों को घेर लिया, हाथों में हथियार लिए। उनकी निगाहें डूफैंग पर टिकी हुई थीं। स्पष्ट रूप से उन्होंने उसे लूटपाट करने की कोशिश कर रहे एक डाकू समझ लिया था। ये देखकर डूफैंग मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया।
लगभग 40 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति काफिले से धीरे धीरे डू फैंग के पास आया। डू फैंग की कम उम्र देखकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मुट्ठी और हथेली से अभिवादन करते हुए बोला, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस नौजवान का हमसे क्या काम है? डू फैंग ने सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति थोड़ा चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डू फैंग के सवाल पूछने का क्या मतलब था, लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से जवाब दिया, हमारे काफिले का गंतव्य जियाओचेंग है। डू फैंग भावहीन रहा और उसने पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? अधेड़ उम्र का आदमी स्तब्ध रह गया और अचरज से डू फैंग को घूरने लगा। उसने डू फैंग से ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि उसका सामना लुटेरों से हुआ है, लेकिन पता चला कि डू फैंग उससे साथ यात्रा करने के लिए कह रहा था। ऐसा लग रहा था कि या तो वह रास्ता भटक गया था या फिर डाकुओं ने उसे लूट लिया था। चूंकि वह चोर नहीं था, इसलिए अधेड़ उम्र के व्यक्ति को राहत मिली। युवक के पास कोई हथियार न देखकर और उसके सभ्य रूप को देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह कोई विद्वान होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने डू फैंग की ओर देखकर बेपरवाही से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूं ताकि रास्ते में डाकू तुम्हें लूट न लें। जियाओचेंग अभी भी 500 ली से अधिक दूर है और रास्ते में बहुत सारे डाकू हैं। सावधान रहना। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और चुप रहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने पीछे चल रहे काफिले को जोर से पुकारा, कोई बात नहीं, उसने बस साथ चलने की इच्छा जताई है। चलो हम अपना रास्ता जारी रखें। फिर 30-40 लोगों ने अपने हथियार रख दिए, कुछ ने गाली गलौज की, कुछ हंसे और मजाक करते हुए आगे बढ़ गए। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने किसी से डू फैंग के लिए एक घोड़ा मंगवाया, जिसे डू फैंग ने स्वीकार कर लिया। वह घोड़े पर सवार होकर समूह के बीचों बीच धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। काफिले में मौजूद सभी लोगों ने उसे विद्वान समझा और इन योद्धाओं ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनमें से केवल एक, लगभग 30 वर्ष का एक हट्टा कट्टा, सांवले चेहरे वाला और चेन उपनाम वाला व्यक्ति, ने उसके प्रति थोड़ी चिंता दिखाई और उसे अपने पास रुककर कुछ प्रश्न पूछे। डू फैंग ने स्वाभाविक रूप से उसे अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बताई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातों का अनुसरण करते हुए उसने केवल इतना कहा कि उसका उपनाम फैंग है और वह और उसका साथी रास्ते में डाकुओं से भिड़ गए थे और रास्ता भटक गए थे। उस व्यक्ति को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उसने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। दर्जनों बड़े बक्सों में किसी प्रकार का सामान भरा हुआ था, जो देखने में बहुत भारी लग रहा था और गाड़ी की गति को धीमा कर रहा था। 1 घंटे में गाड़ी ने 20 ली, लगभग 10 किलोमीटर से भी कम दूरी तय की थी। इस गति से जियाओचेंग पहुंचने में कम से कम 5 या 6 दिन और लग जाएंगे। डू फैंग को कोई जल्दी नहीं थी। वह अपने घोड़े पर बैठा रहा और साधना करने और अपने घावों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। वह उस हटे कट्टे आदमी से कभी कभार ही बात करता था और जल्द ही उसने धीरे धीरे वह प्रासंगिक जानकारी हासिल कर ली जो वह जानना चाहता था। पता चला कि जियाओचेंग वुलिंग काउंटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक शहर है जो नानलिंग काउंटी के सबसे करीब है, लेकिन फिर भी यह नानलिंग काउंटी के सीमावर्ती शहर दानयांग शहर से लगभग 2000 मील दूर है। हर साल उनका काफिला दानयांग शहर से जियाओचेंग तक सामान ले जाता है, जहां वे उसे बेचकर कीमत का अंतर कमाते हैं। दूर के शहरों की बात करें तो वे कभी वहां नहीं गए थे। उन्होंने केवल इतना सुना था कि हॉर्न सिटी से भी बड़े शहर हैं, विंड सिटी, क्लाउड सिटी, रेन सिटी और फॉग सिटी। ये चारों शहर वुलिंग काउंटी के 4 सबसे बड़े शहर थे, जिनमें से प्रत्येक की आबादी 10 लाख से अधिक थी। हवा, बारिश, बादल और कोहरा 4 प्रमुख शहर। मुझे खुद जाकर उन्हें देखना होगा। शहरों में कई संप्रदाय और परिवार होंगे और अनगिनत साधक होंगे। निश्चित रूप से वहाँ विभिन्न जादुई कलाकृतियों, साधना तकनीकों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कई दुकानें होंगी। मेरे पास पहले से ही काफ़ी सामान है, मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें बेचकर दूसरी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकता हूँ। हालांकि पर्याप्त शक्ति के बिना उसे हर जगह परेशान किया जाएगा। उसके पास कई अनमोल वस्तुएं हैं और अगर किसी को गलती से भी उनके बारे में पता चल गया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। इसके अलावा वुलिंग काउंटी में उसका एक संभावित शत्रु है, यानी स्वर्गीय दाओ संप्रदाय। जिस व्यक्ति को उसने मारा, लू हाओ, वह स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का शिष्य था। एक मध्यम स्तर के योद्धा के पास उच्च श्रेणी का जादुई हथियार होना स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के पास काफ़ी संख्या में होने चाहिए। उनकी शक्ति किंग्युआन संप्रदाय से कई गुना अधिक थी। फिर भी उसने ऐसे संप्रदाय को नाराज कर दिया था। अगर वह सावधान नहीं रहता और स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को उसका पता चल जाता तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता।
लू हाओ से लिए गए दोनों जादुई हथियार अनुपयोगी थे, उसे उन्हें दूसरे हथियारों से बदलना पड़ा। पाठकों के लिए एक नोट। आज चौथी बार पहरा दे रहे हैं और कल के लिए अभी भी एक दिन बाकी है। सपनों के माध्यम से एक चेतावनी। 4 दिन बाद भी काफिला जियाओचेंग से 200 ली दूर था। 2 दिन की यात्रा के बाद वे जियाओचेंग में प्रवेश कर सकेंगे। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। वे आखिरकार लगभग पहुंच ही गए थे और सभी थोड़े उत्साहित थे। हालांकि काफिले का नेतृत्व कर रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं थी। यह इलाका डाकुओं का सबसे कुख्यात क्षेत्र था और जियाओचेंग पहुंचने से पहले यहां कभी भी सुरक्षा नहीं थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से सबको शिविर लगाने और रात के गश्त और रक्षा की तैयारी करने का निर्देश दिया। असंख्य पहरेदारों ने व्यवस्थित ढंग से काम करते हुए पूरी तरह अंधेरा होने से पहले ही 7-8 तंबू लगा दिए और बीच में खड़ी लगभग 1 दर्जन गाड़ियों को घेर लिया। वे स्पष्ट रूप से अच्छी तरह प्रशिक्षित थे। किसी ने भी डूफैंग से मदद नहीं मांगी और डूफैंग चुपचाप बैठे साधना करते रहे। पहरेदार बीच बीच में उनकी ओर देखते, आपस में फुसफुसाते और हंसते, डूफैंग का मजाक उड़ाते, जो एक मुर्गी को मारने की भी ताकत न रखने वाला विद्वान था, फिर भी बाहर आने की हिम्मत कैसे कर रहा था। केवल काले चेहरे वाला हट्टा कट्टा आदमी ही कभी कभार पहरेदारों पर चिल्लाता और डूफैंग का बचाव करता। डूफैंग बेशक उनके स्तर तक नहीं गिरना चाहता था। जल्द ही तंबू लगा दिए गए, खाना तैयार हो गया और सब लोग इकट्ठा होकर भुना हुआ मांस खाने, बढ़िया शराब पीने और खूब शेखी बघारने लगे। खूब मजे किए। खाने के बाद ड्यूटी पर तैनात गश्ती दल को छोड़कर बाकी सब लोग अपने अपने तंबुओं में आराम करने के लिए लौट गए, ताकि अगले दिन की यात्रा के लिए उनके पास भरपूर ऊर्जा हो। डूफैंग ने उस हटे कट्टे काले चेहरे वाले आदमी और 2 अन्य लोगों के साथ एक तंबू साझा किया और उसके साथ अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार किया गया। थोड़ी ही देर में वे तीनों गहरी नींद में सो गए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, ध्यान में आंखें बंद करके बैठे डूफैंग ने अचानक आंखें खोली, थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और मन ही मन सोचा, जो होना था वही हुआ। उसने शिविर से 1 मील से भी कम दूरी से लगभग 100 लोगों के एक समूह को चुपचाप पास आते हुए स्पष्ट रूप से महसूस किया था। वे स्पष्ट रूप से इस इलाके के डाकू थे। उसने सोचा था कि उसका उनसे सामना नहीं होगा, लेकिन आखिरकार वह उनसे बच नहीं पाया और बाकी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ये स्थिति देखकर अगर उसने उन्हें चेतावनी नहीं दी होती तो वे सब मारे जाते। उस काले चेहरे वाले आदमी की खातिर उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। डूफैंग ने आंखें बंद कर लीं, सोने का नाटक किया और अचानक चिल्लाया, आह, डकैती! डाकू आ गए हैं, भागो! रात के सन्नाटे में चीख बेहद तीखी और स्पष्ट थी, जिससे तंबू में मौजूद सभी लोग तुरंत जाग गए। सब उठे, अपने हथियार उठाए और चिल्लाते हुए तंबू से बाहर भागे। अरे! लुटेरे आ गए! कहाँ कहाँ? एक पल के लिए चारों ओर शोर और अफरा तफरी मच गई, लेकिन लुटेरों का कोई अता पता नहीं था। काले चेहरे वाले व्यक्ति ने पूछा, भाई फैंग, लुटेरे कहाँ हैं? डूफैंग ने अपना सिर खुजाते हुए माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सपना देखा था कि लुटेरे आए और सबको जगा दिया। मुझे सच में बहुत खेद है। काले चेहरे वाला आदमी अवाक रह गया, जबकि बाकी लोग बेहद नाराज़ होकर डूफैंग को घूर रहे थे। अगर वह काला चेहरा वाला आदमी न होता तो शायद वे आगे बढ़कर डूफैंग को ज़मीन पर पटक कर अपना गुस्सा निकालते। जैसे ही सब लोग आराम करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक बाहर से किसी ने गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, लुटेरे आ गए हैं। यह आवाज अधेड़ उम्र के नेता की थी। पहरेदार दंग रह गए, सचमुच लुटेरे थे। डूफैंग की बात अनसुनी करते हुए उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और तंबू से बाहर निकलकर एक घेरा बना लिया और सामने अंधेरे मोर्चे को टकटकी लगाकर देखने लगे। कुछ ही क्षण बाद सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद रात के आकाश में एक बेहद आकर्षक आवाज़ आई, हा हा हा, मैं तो चाहता था कि तुम शांति से अपनी नींद में मर जाओ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें पता चल जाएगा। चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। सारा सामान यहीं छोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सभी लोग सामने घूर रहे थे। अभी अभी हुए हंगामे को देखकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि दूसरी तरफ कम से कम 70 या 80 लोग थे, जो उनकी अपनी संख्या से दोगुने थे। सीधा टकराव जाहिर तौर पर सफल नहीं होता, लेकिन वे अपना कीमती सामान दूसरी तरफ सौंपने को भी तैयार नहीं थे। एक पल के लिए वे दुविधा में पड़ गए। कुछ ही क्षण बाद वही चुंबकीय आवाज फिर से गूंजी, जो कुछ हद तक भयावह लग रही थी, क्या तुम नहीं चाहते?
तो फिर मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का दिल बैठ गया, लेकिन उसने खुद को मजबूर करते हुए कहा, गुरुजी, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं भाइयों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में 5,000 चांदी के सिक्के भेंट करता हूँ, और फिर आप हमें इस बार छोड़ सकते हैं। उस चुंबकीय आवाज ने ठंडे लहजे में कहा, हम 5,000 चांदी के सिक्के? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी भिखारी को पैसे दे रहे हो? इन दर्जन भर मालगाड़ियों को बेचकर तुम 10-20 हजार चांदी के सिक्के से भी ज्यादा कमा लोगे। हाँ हाँ। अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष स्थिति को इतनी स्पष्ट रूप से जानता होगा। ऐसा लग रहा था कि इस मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर, महोदय, आपकी क्या राय है? अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी आवाज में कहा। उस चुंबकीय आवाज ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। या तो तुम आज्ञाकारी होकर इन सामानों को यहीं छोड़कर अपने लोगों को साथ ले जाओ, या फिर तुम लोगों और सामानों दोनों के साथ चले जाओ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, मालिक, आप मजाक कर रहे हैं। अगर हम ये सारा सामान यहीं छोड़ देंगे तो भाइयों की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। मालिक, कृपया हमें भी कुछ तो दे दीजिए ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। चुंबकीय आवाज ने गुस्से से कहा, हम इतने जिद्दी मत बनो। मैंने तुमसे कहा था कि सारा सामान यहीं छोड़ दो, और तुम अभी भी मोलभाव कर रहे हो। लगता है तुम नाइट हॉक के काम करने का तरीका भूल गए हो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा बदल गया और उसने कहा, नाइट हॉक? तुम नाइट हॉक हो? यहाँ क्या कर रहे हो? नाइट हॉक हॉर्न सिटी के आसपास का कुख्यात डाकू था। वह अपने निरंकुश प्रभुत्व के लिए जाना जाता था, और उससे मिलने वाले व्यापारी उसके आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखते थे, अन्यथा उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती थी। उस प्रभावशाली आवाज ने ठंडी सी झंझनाहट के साथ कहा, हाँ, मैं ही नाइट हॉक हूँ। वैसे, मैं आपको सच बता दूं, मेरा निशाना आपका सामान नहीं, बल्कि उसमें छिपी हुई गोलियां हैं। अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया, उसका चेहरा गंभीर हो गया और अनिश्चितता से भर उठा। उसने सोचा भी नहीं था कि लुटेरे इतनी गुप्त बात जानते होंगे। और चूंकि उनका निशाना गोलियां थीं, तो ये स्पष्ट था कि उन्हें कोई शक्तिशाली व्यक्ति निर्देशित कर रहा था। आखिर, वे गोलियां बेहद कीमती थीं, जिनका आम लोगों और साधकों दोनों पर गहरा असर होता था। क्या ये लुटेरे साधकों द्वारा समर्थित थे? ये तो उसके जैसे आम आदमी के बस की बात नहीं थी। उसे क्या करना चाहिए? डाकुओं का सरदार जल्दबाजी में नहीं दिख रहा था। वह चुपचाप अधेड़ उम्र के आदमी के फैसले का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद, अधेड़ उम्र के आदमी ने दांत पीसते हुए दृढ़ता से कहा, चूंकि सरदार टस से मज नहीं हो रहा, तो हमें उसे नाराज करना ही पड़ेगा। वह आदमी जोर से हंसा और बोला, अपमान करना? हाँ हाँ, क्या मजाक है? मैं तो बस दयालुता दिखा रहा था और तुम्हारी जान बख्श दी, लेकिन चूंकि तुम्हें तमीज नहीं आती, तो चलो देखते हैं कि तुम मुझे कैसे अपमानित कर सकते हो। हमला करो। अंतिम 3 शब्द अत्यंत गंभीर थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अंधेरे से एक तीव्र, तीखी आवाज गूंजी, जिसके बाद डाकुओं के सरदार नाइट हॉक की विजयी हंसी सुनाई दी। तेज हवा की आवाज सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, यह एक रिपीटिंग क्रॉसबो है। फायरिंग बंद करो, छुप जाओ। दरअसल, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के याद दिलाने के बिना भी, हवा में उसकी जानी पहचानी आवाज से हर कोई समझ गया था कि यह एक सैन्य रिपीटिंग क्रॉसबो का तीर था, जिसकी विनाशकारी शक्ति अत्यंत प्रबल थी। इसकी मारक क्षमता 300 कदम तक थी, जो एक साधारण रिपीटिंग क्रॉसबो के तीर की तुलना में दोगुनी थी, और इसकी भेदन शक्ति भी भयानक थी। साधारण कवच इससे बिल्कुल भी बचाव नहीं कर सकता था। फिर, अंधेरे में कदमों की गड़गड़ाहट और चीखों की एक श्रृंखला एक साथ गूंज उठी। पलक झपकते ही, सुरक्षा दल के कई सदस्य तीरों से घायल हो गए, हालांकि अंधेरे में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने लोग मारे गए या घायल हुए। चीखों के साथ साथ नाइट हॉक की विजयी हंसी भी सुनाई दी। उसी समय, दर्जनों लोगों के कदमों की आहट के साथ साथ धनुष के तीरों की आवाज भी हवा में गूंज उठी। स्पष्ट था कि दुश्मन सीधे हमले की तैयारी कर रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, लाइन में लग जाओ। सामान की रक्षा करो। तुरंत ही, तेज कदमों की एक और आवाज सुनाई दी, और भीड़ ने एक घेरा बना लिया, जिसके बीच में खड़ी लगभग 1 दर्जन गाड़ियां थीं। साथ ही, उन्होंने बीच में खड़े डूफैंग की भी रक्षा की, और काले चेहरे वाले हटे कट्टे आदमी ने डूफैंग को अच्छी तरह छिपने के लिए कहा ताकि वह गोलीबारी की चपेट में न आ जाए। छिपी प्रतिभा। डूफैंग शांत रहा और उसने बस इतना ही कहा, इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। दोनों पक्षों की मौजूदा संख्या को देखते हुए, माल ले जाने वाला पक्ष स्पष्ट रूप से नुकसान में है।
अंधेरे में डूफैंग अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोच रहा था कि उसे कब, कैसे और किस तरह से कदम उठाना चाहिए। कुछ ही क्षणों बाद दर्जनों मशालों ने आसपास के क्षेत्र को रोशन कर दिया, जिससे शिविर स्थल दिन के उजाले की तरह जगमगा उठा और अंततः डाकू सबके सामने प्रकट हो गए। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने चारों ओर नजर घुमाए और पाया कि लगभग 100 लुटेरे उन्हें घेरे हुए थे। ये सभी लुटेरे भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके पास चाकू, तलवारें और अन्य हथियार थे। घेरे से लगभग 20 कदम पीछे 3 लोग खड़े थे, जिन्होंने भी वैसे ही कपड़े पहने थे, लेकिन वे हाथ बांधे और ठंडी निगाहों से सब कुछ देख रहे थे। स्पष्ट रूप से वे ही उनके नेता थे। बीच में खड़ा आदमी लगभग 40 वर्ष का था, लगभग 8 फीट लंबा, सांवला और चौकोर चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ उदास थीं। वह डाकुओं का सरदार नाइटहॉक था। उसके बाईं ओर खड़ा आदमी छोटा और पतला था, लगभग 6 फीट 7 इंच लंबा, पीला चेहरा, मानो वह कई वर्षों से बीमार रहा हो। उसके दाईं ओर खड़ा आदमी एक विद्वान जैसा दिखता था, बहुत सुंदर, लेकिन उसके पतले होंठ संकेत करते थे कि वह नीच स्वभाव का व्यक्ति था। अपने सैनिकों को देखकर, जो दुश्मन की तुलना में आधे से भी कम थे और दुश्मन के तीरों की बौछार में 1 दर्जन से अधिक हताहत हो चुके थे, अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लग रहा था कि इस बार इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब लगभग 100 लोगों के समूह ने सामान ले जा रहे 30-40 लोगों को पूरी तरह घेर लिया, तो वे रुक गए। पीछे खड़े 3 लोगों के बीच में खड़े काले चेहरे वाले व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। ये सामान और गोलियां आज्ञाकारी होकर मुझे सौंप दो और तुम अपने आदमियों के साथ जा सकते हो, वरना मुझे असभ्य कहने के लिए दोष मत देना। ऐसा लगता है कि यह डाकू सरदार अपने लिए ज्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहता था और जितना हो सके खून खराबा टालना चाहता था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का चेहरा गंभीर और अनिश्चित था, उसका दिल दुविधा से भरा हुआ था। अगर वह दूसरे पक्ष की बात मान लेता तो जियाओचेंग पहुंचने पर वह अपना बचाव नहीं कर पाता। अगर वह बात नहीं मानता तो शायद उसे यहाँ अपना पूरा जीवन गंवाना पड़ता। बहुत सोचने विचारने के बाद उसे याद आया कि उसने इस बार खास तौर पर एक गुरु को अपनी मदद के लिए बुलाया था, इसलिए उसे लगा कि कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए उसने अंत तक लड़ने का निश्चय कर लिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चुप देखकर काले चेहरे वाले डाकू सरदार का चेहरा और भी गंभीर हो गया। लगता है तुम अंत तक डटे रहने को तैयार हो। हमला करो। हाथ के इशारे से उसके लगभग 100 आदमियों ने अपने हथियार लहराए और बीच में घिरे समूह की ओर दौड़ पड़े। लुटेरों को अपनी ओर बढ़ते देख सामान की सुरक्षा कर रहे दल में तनाव पैदा हो गया। उन्होंने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए और लुटेरों के हमले का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। देखते ही देखते एक अराजक लड़ाई छिड़ गई। तलवारों की खड़खड़ाहट और घायलों की चीखें हथियारों के हवा में चलने की तेज आवाज़ों के साथ मिलकर अंधेरे में गूंजने लगीं। पहले से ही उदास रात और भी भयावह हो गई। सुरक्षा दल में 30 से भी कम सैनिक बचे थे जो चलने फिरने में सक्षम थे, और लगभग 100 दुश्मन सैनिकों के हमले के सामने वे जल्दी ही पिछड़ गए। लेकिन तभी रात के अंधेरे में अचानक तलवारों की एक चकाचौंध दिखाई दी। तलवार इतनी तेजी से चमकी कि अचानक अंधेरा प्रकाश से भर गया। डू फैंग ने गौर से देखा तो उसे एक छोटा, साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी 3 फुट लंबी, मोटी धार वाली तलवार चला रहा था। उसकी प्रभावशाली उपस्थिति बेहद दमदार थी और जहां भी उसकी तलवार का वार होता, डाकू घायल होकर दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ते, कुछ तो मौके पर ही मर गए। ये वही विशेषज्ञ था जिस पर अधेड़ उम्र का व्यक्ति भरोसा करता था। वह एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ था जो व्यापारिक उद्देश्य से वुलिंग काउंटी के जियाओचेंग जा रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे रास्ते में अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था, इसलिए वह सहमत हो गया। ये देखकर साथ चल रहे काफिले का मनोबल तुरंत बढ़ गया, जबकि बूढ़े आदमी को घेरे हुए लुटेरे भयभीत हो गए और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस स्थिति ने स्वाभाविक रूप से पीछे खड़े 3 लुटेरे सरदारों का ध्यान आकर्षित किया। बीच में खड़े काले चेहरे वाले व्यक्ति ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा, यह आदमी कौन है? ये तो काफी ताकतवर है। उनके बगल में बैठे मरीज और विद्वान दोनों ने सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने इस व्यक्ति के बारे में पहले कभी सुना है। उसे इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए। काले चेहरे वाले व्यक्ति ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तीसरे भाई जाओ और उससे मिलो। विद्वान ने सिर हिलाया, एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, बहुत समय हो गया जब मुझे कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी मिला था। मुझे, निर्दयी विद्वान को, इसे उसी की दवा चखाने दो। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और मैदान में मौजूद बूढ़े व्यक्ति पर झपटा। निर्दयी विद्वान के युद्ध में उतरते ही मैदान की स्थिति तुरंत बदल गई।
उसने बूढ़े व्यक्ति के अधिकांश हमलों को रोक दिया और उसके हमलों के केवल कुछ अंशों से ही आसपास के डाकुओं को नुकसान पहुंचा। ये देखकर डाकू और भी साहसी हो गए और दोबारा हमला करने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि स्थिति में थोड़े समय के लिए ही मामूली सुधार हुआ। जल्द ही निर्दयी विद्वान का चेहरा पीला पड़ गया और वह और अधिक देर तक टिकने में असमर्थ प्रतीत हुआ, जबकि घायल लुटेरों की संख्या भी बढ़ गई। काले चेहरे वाले व्यक्ति और पीछे से देख रहे दूसरे व्यक्ति दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। काले चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा, दूसरे भाई, क्या तुमने कुछ पता लगाया है? छोटे कद और दुबले पतले कद के उस व्यक्ति ने, जो किसी मरीज जैसा दिख रहा था, कहा, ऐसा लगता है कि इस बूढ़े व्यक्ति ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। काले चेहरे वाले व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये व्यक्ति अपनी असली ताकत छिपा रहा है। तीसरा भाई, इसके सामने कुछ भी नहीं है, जाओ और तीसरे भाई से मिलो। छोटे कद के दुबले पतले व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फुर्ती से मैदान में कूदा और लड़ाई में शामिल हो गया। निर्दयी विद्वान ने तुरंत अपने ऊपर का दबाव काफी कम महसूस किया और उस छोटे पतले आदमी से कहा, दूसरे भाई, यह आदमी बहुत परेशानी पैदा करने वाला है। दुबले पतले कद के उस व्यक्ति ने अपनी लंबी तलवार को अभेद्य कुशलता से चलाया और बूढ़े व्यक्ति के अधिकांश भयंकर हमलों को नाकाम कर दिया। उसी समय उसने ठंडे लहजे में बूढ़े व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और इस मामले में दखल क्यों दे रहे हो? बूढ़ा आदमी चुप रहा, लेकिन उसके हमले और भी भयंकर हो गए। दोनों आदमियों ने दबाव का एक तीव्र अनुभव किया और हमले के लिए खुद को तैयार किया। 2 के मुकाबले 1 होने के बावजूद वे कुछ हद तक बेबस महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में सदमा और भय देखा। छोटे कद के दुबले पतले आदमी और निर्दयी विद्वान के बीच हुई झड़प के कारण आसपास के लुटेरों को बूढ़े आदमी द्वारा पहुंचाया गया नुकसान बहुत कम हो गया था, जिससे सुरक्षा दल के लिए मैदान पर स्थिति और भी प्रतिकूल हो गई थी। सुरक्षा दल का नेतृत्व कर रहा अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी काफी कुशल था। उसने अकेले ही कई लुटेरों को खदेड़ दिया और कभी कभी उनमें से 1-2 को घायल भी कर दिया। हालांकि दल के बाकी सदस्य मुश्किल से ही अपना बचाव कर पा रहे थे। अगर यही स्थिति बनी रही तो अंततः वे सभी इन लुटेरों से हार जाएंगे। अधेड़ उम्र का व्यक्ति चिंतित था। इसी बीच युद्ध क्षेत्र के बाहर डाकुओं का सरदार अधीर होता जा रहा था। इतने लंबे समय के बाद भी उसके लगभग 100 आदमी बाकी 30 लोगों को मार नहीं पाए थे, जो बेहद शर्मनाक था। उसने ठंडी सांस ली, अपनी लंबी तलवार पीठ से निकाली और फुर्ती से बूढ़े आदमी की ओर छलांग लगाए। उसके पहुंचने से पहले ही एक प्रभावशाली आभा उसके आगे फैल गई और बूढ़े आदमी को घेरे हुए डाकू पीछे हट गए। काले चेहरे वाले उस व्यक्ति ने अपनी लंबी तलवार घुमाई, एक साधारण सा वार जिससे प्रतिद्वंद्वी के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची, मानो उसकी तलवारें उसके चारों ओर फैली हों और उसने उस पल में दर्जनों या सैकड़ों वार कर दिए हों। बूढ़े आदमी का चेहरा आखिरकार गंभीर हो गया, पहले की तरह शांत नहीं रहा। ये काले चेहरे वाला आदमी, नाइट हॉक, भी बेहद शक्तिशाली था, उससे कुछ ही कमजोर था। इसके अलावा दूसरे पक्ष के पास उसकी सहायता के लिए 2 कुशल योद्धा थे, जिससे उसके लिए 3 के मुकाबले 1 से लड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। लुटेरों को चौंकाना। काले चेहरे वाले नाइट हॉक के आने से बूढ़े आदमी की हालत आखिरकार बदतर हो गई। वह मुश्किल से ही अपना बचाव कर पा रहा था और आसपास के डाकुओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नतीजतन डाकुओं का मनोबल बढ़ गया और वे थके हुए काफिले की ओर लपकते हुए उन पर हमला कर दिया। इस साइट का नया URL है, याद रखने का आसान तरीका .com। जैसे ही अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने ये दृश्य देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने इन लुटेरों के इतने खतरनाक होने की उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि जिस बूढ़े व्यक्ति को उसने विशेष रूप से आमंत्रित किया था, वह भी उन्हें हरा नहीं सका। क्या इस बार वह सचमुच सब कुछ खोने वाला था? ये सिर्फ 1 दर्जन ट्रक भर सामान का मामला नहीं था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण दवाइयां भी शामिल थीं। डू फैंग और कई अन्य गंभीर रूप से घायल लोग कार के बीच में थे, जहां बाकी लोग उनकी सुरक्षा कर रहे थे। उनके आसपास सभी लोग व्यस्त और तनावग्रस्त थे, लेकिन डू फैंग अकेले बेहद शांत दिख रहे थे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके पहले ही जांच कर ली थी और पाया था कि आसपास कोई साधक नहीं है। उनके सामने मौजूद लगभग 100 लुटेरों को मारना उनके लिए बेहद आसान था। भयंकर युद्ध देखकर वह समझ गया कि उसकी मदद के बिना पूरा काफिला निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। उसका इरादा शुरू में इसमें शामिल होने का नहीं था, लेकिन चेन उपनाम वाले व्यक्ति द्वारा पिछले कुछ दिनों में दिखाई गई दयालुता को देखते हुए उसने मदद करने का फैसला किया। इस समय मैदान पर स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी।
3 दुश्मनों से अकेले लड़ रहा छोटा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हारता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि 30-50 चालों के बाद वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। 40 सैनिकों की मूल सुरक्षा टुकड़ी में से केवल 1 दर्जन ही लड़ने की स्थिति में बचे थे। डाकुओं को भी भारी नुकसान हुआ था, उनके लगभग आधे सैनिक मारे गए थे, लेकिन जो बचे थे वे और भी निर्दयी और क्रूर थे। वे 1 दर्जन सैनिक भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। जब सबका ध्यान कहीं और भटक रहा था, तभी डुफैंग ने जमीन से 10 से ज्यादा मलबे के टुकड़े उठाए और उन्हें हल्के से उछाला। अचानक जोर से आउच की आवाज आई और तीनों डाकुओं के सबसे बड़े और तीसरे नेता समेत 10 से ज्यादा लोग जमीन पर गिर पड़े। एक पल के लिए लुटेरे और पहरेदार दोनों चौंक गए और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन छोटा बूढ़ा आदमी और अधेड़ उम्र का सरदार खुशी से झूम उठे और चिल्लाए, भाइयों, हमारा एक सरदार हमारी मदद करने आया है, जल्दी मारो। उसी समय उन्होंने अपनी लंबी तलवारें घुमाईं और अपने बगल में खड़े एक लुटेरे का सिर काट दिया। लगभग 1 दर्जन लोग, जो लगभग बेहोश होने की कगार पर थे, अचानक सतर्क हो गए और अपने हथियार लहराते हुए लुटेरों पर जमकर हमला कर दिया। डाकुओं के सरदार, एक काले चेहरे वाले व्यक्ति ने भौहें चढ़ाकर अपने दूसरे सबसे बड़े सरदार को चिल्लाकर कहा, पीछे हटो। फिर उसने पीछे हटने का नेतृत्व किया। अपने सरदार का आदेश सुनते ही सभी डाकू तुरंत पीछे हट गए। अपने मामूली रूप से घायल साथियों को साथ लेकर वे जल्द ही रात के अंधेरे में गायब हो गए। लुटेरों के जाते ही पूरा सुरक्षा दल राहत की सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ लोग खाली निगाहों से इधर उधर देखने लगे, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे अभी भी जिंदा हैं। लगभग उतनी ही देर बाद जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है, छोटा बूढ़ा आदमी सबसे पहले उठा, चारों ओर देखा, उसका चेहरा कुछ उदास था और धीरे धीरे अधेड़ उम्र के आदमी के पास जाकर बोला, बॉस लियू, क्या आपने इस बार किसी और विशेषज्ञ को मदद के लिए बुलाया है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने विश्राम समाप्त कर लिया था और उठ खड़े हुए, थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, एल्डर हुआंग? उस छोटे कद के बूढ़े आदमी ने कहा, यह तो स्पष्ट था कि अभी अभी किसी उस्ताद ने हमारी मदद की। क्या वह बॉस लियू द्वारा आमंत्रित कोई व्यक्ति नहीं था? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता कि किस विशेषज्ञ ने हमारी मदद की। ये स्वर्ग से मिली कृपा ही रही होगी कि संयोगवश एक विशेषज्ञ वहां से गुजर रहा था और उसने यूं ही सहज भाव से हमारी मदद की पेशकश कर दी। उस छोटे कद के बूढ़े व्यक्ति की निगाह धीरे धीरे भीड़ पर घूमी और अंत में डुफैंग पर आकर टिक गई। वह डुफैंग की ओर बढ़ा, 5 कदम दूर रुक गया और डुफैंग के चेहरे के भावों को देखने लगा। डुफैंग शांत रहा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वह उस छोटे कद के बूढ़े आदमी को घूर रहा था। वह जानता था कि बूढ़े आदमी ने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि यह पहल उसी ने की थी। निश्चित रूप से उस छोटे कद के बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए रुककर अपने हाथ जोड़कर डुफैंग को प्रणाम किया और कहा, युवक, पहले की गई आपकी सहायता के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग अचरज से देखते रह गए, उनके मुंह खुले रह गए। वे सोच रहे थे कि बूढ़ा आदमी ऐसी बात क्यों कहेगा। क्या ये सच हो सकता है कि जिसने अभी अभी 10 से अधिक लुटेरों को घायल किया और उन्हें भगा दिया, वह वही बेचारा विद्वान था जिसे वे हमेशा शक्तिहीन समझते थे? ये तो सरासर अविश्वसनीय था। डुफैंग ने हल्के से हाथ हिलाया, हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपने कैसे अनुमान लगाया? जब उन्होंने सुना कि डुफैंग ने वास्तव में यह बात स्वीकार कर ली है, तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति और अन्य लोग और भी अधिक आश्चर्यचकित रह गए। छोटे कद के बूढ़े व्यक्ति ने खड़े होकर डुफैंग की ओर देखते हुए कहा, शुरू से अंत तक मैंने तुम में जरा भी चिंता या भय नहीं देखा, नौजवान। मैंने कभी किसी विद्वान को जीवन मरण की ऐसी स्थिति में इतना शांत नहीं देखा। इसके अलावा लुटेरों के आने से पहले तुमने सपने में हमें चेतावनी दी थी, जो स्पष्ट रूप से आकस्मिक नहीं थी, बल्कि तुमने उनकी उपस्थिति को पहले ही भांप लिया था। तो तुम्हारे अलावा और कौन लुटेरों को भगा सकता था? डुफैंग ने हल्के से सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे जियाओ शहर तक रास्ता दिखाने के लिए आपकी ज़रूरत थी। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने डुफैंग के पास आकर कहा, खैर, मुझे बचाने के लिए मैं इस युवा नायक का आभारी हूँ। मेरा उपनाम लियू है। चेन उपनाम वाला व्यक्ति भी डुफैंग के पास आया, अपना मुंह चौड़ा खोला, डुफैंग के चारों ओर घूमा और सिर हिलाते हुए बोला, भाई फैंग, आप वास्तव में मार्शल आर्ट जानते हैं और आप उसमें उस्ताद हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। डुफैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, भाई चेन।
चेन उपनाम वाले उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, उसकी देखभाल करने का क्या मतलब है? भाई फैंग के कौशल को देखते हुए उसे मेरी देखभाल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डू फैंग ने लियू उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पूछा, क्या हम 2 दिनों में जियाओचेंग पहुंच सकते हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। हालांकि दल में कुछ लोग हताहत हुए हैं, लेकिन इससे हमारी यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। युवा नायक, निश्चिंत रहें। वह थोड़ी देर रुका, एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, डाकू ने जिन गोलियों का जिक्र किया था वे वास्तव में साधकों के लिए हैं। हालांकि हम जैसे आम लोगों के लिए वे बहुत कीमती हैं, लेकिन उन्हें लेने का असर बिल्कुल अलग होता है। जब दूसरे पक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो डू फैंग ने पूछा, क्या आप जियाओ शहर में गोलियां पहुंचा रहे हैं? उन्हें बेचने के लिए? श्री लियू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बिक्री के लिए नहीं है, बल्कि शहर के शू परिवार को दिया जाएगा। शू परिवार भी एक साधनाशील कुल है, लेकिन जियाओचेंग में यह एक बहुत ही कमजोर परिवार है, जिसमें योद्धा क्षेत्र का एक भी विशेषज्ञ नहीं है। डू फैंग ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को रुचि से देखा और पूछा, श्री लियू को खेती बाड़ी के बारे में कितना ज्ञान है? बॉस लियू मुस्कुराए और बोले, ज्यादा नहीं। मुझे पता है कि साधकों को चिशोधन स्तर, योद्धा स्तर और सामान्य स्तर में बांटा जाता है, और इससे भी ऊंचे स्तर होते हैं, लेकिन यह मेरी जानकारी से परे है। चिशोधन स्तर के साधक 100 साल तक जीवित रह सकते हैं, जबकि योद्धा स्तर के साधक 200 साल तक। उनकी अलौकिक शक्तियां अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, वे उड़ सकते हैं और धरती में गोता लगा सकते हैं, और हाथ के एक इशारे से अदृश्य रूप से लोगों को मार सकते हैं। तो, भाई फैंग, क्या आप भी अलौकिक शक्तियों के साधक हैं? उन्होंने आखिरी सवाल थोड़ी अनिश्चितता के साथ पूछा। कॉर्नर सिटी की स्थिति? डू फैंग ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, क्या आप मुझे जियाओचेंग की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? लियू उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। उन्हें यकीन नहीं था कि डू फैंग वास्तव में अलौकिक शक्तियों वाला व्यक्ति है या नहीं, और उन्होंने पूछा, भाई फैंग, आप स्थिति के किस पहलू के बारे में जानना चाहेंगे? डू फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलिए जियाओ शहर में सत्ता के वितरण के बारे में बात करते हैं। वहाँ कौन कौन से संप्रदाय, ताकतें और परिवार हैं? उनकी स्थिति, उनकी ताकत और उनके आपसी संबंध क्या हैं? आपको ये सब पता होना चाहिए, है ना? ये सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को यकीन हो गया कि डू फैंग भी एक साधक है, और उसका आदर भाव और भी बढ़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन विस्तार से नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि भाई फैंग किस लिए जियाओ शहर आए हैं? डू फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, जब मैं पहली बार किसी नई जगह पर पहुंचता हूं, तो मुझे वहां की स्थिति के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी होनी चाहिए ताकि मैं उन लोगों या ताकतों को नाराज न करूं जिन्हें मुझे नहीं करना चाहिए, वरना मुझे जीवित रहने में असमर्थ होना पड़ सकता है। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। ये सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ये बात काफ़ी तर्कसंगत लगी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, ये सच है, खासकर ये कुलीन परिवार जो साधना करते हैं। वे हम जैसे साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं जो उन्हें नाराज करने का जोखिम उठा सकें। वे सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और उनमें से कोई भी हम सभी को खत्म कर सकता है। डू फैंग इन सब बातों से भलीभांति अवगत था, लेकिन उसने बस हल्के से सिर हिलाया और चुप रहा। तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर नीचे झुकाया और एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, पवन नगरी, वर्षा नगरी, बादल नगरी और कोहरे नगरी की तुलना में कौना नगरी को बहुत छोटा शहर कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में इतना छोटा शहर भी छोटा नहीं है, और यह काफ़ी जटिल है। डू फैंग ये देखकर हैरान रह गया कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जियाओचेंग से अच्छी तरह परिचित था और शहर की विभिन्न ताकतों और परिवारों के बारे में बहुत कुछ जानता था। जियाओचेंग की सामान्य स्थिति समझाने में उसे पूरा 1 घंटा लग गया। जियाओचेंग, डू फैंग के गृहनगर त्यानयांग शहर से भी बड़ा है, जो पूर्व से पश्चिम तक 30 ली और उत्तर से दक्षिण तक 40 ली तक फैला हुआ है, और इसकी आबादी 3 लाख से अधिक है। जियाओचेंग में 10 से अधिक साधना कुल हैं, जिनमें से 4 सबसे प्रमुख हैं लिन, वांग, ली और झाओ परिवार, जिनमें से प्रत्येक में योद्धा स्तर के साधक हैं। इनके बाद शू और चेन जैसे परिवार आते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई उच्च स्तरीय चिशोधन स्तर के सदस्य हैं। इन कुलों की रैंकिंग निश्चित नहीं है, जो उनकी व्यक्तिगत शक्ति के आधार पर हर कुछ वर्षों में बदलती रहती है। इन स्थानीय साधना परिवारों के अलावा पास के जियाओचेंग में हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की एक शाखा भी है, जिसमें एक योद्धा क्षेत्र का विशेषज्ञ और 10 से अधिक क्यूई शोधन चरण के शिष्य साल भर तैनात रहते हैं।
हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट जियाओ शहर से सैकड़ों मील पश्चिम में स्थित हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन पर है। इसमें 20 से अधिक योद्धा स्तरीय विशेषज्ञ हैं। वुलिंग काउंटी में इसे उतना प्रसिद्ध सेक्ट नहीं माना जाता, लेकिन जियाओ शहर के 4 प्रमुख साधना परिवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वे इसका मुकाबला नहीं कर सकते। चारों प्रमुख परिवार एकजुट भी हो जाएं, तो भी वे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट हॉर्न सिटी में सत्ता का संतुलन बिगड़ने से बचाने के लिए गुप्त रूप से चारों परिवारों को विभाजित करने की कोशिश कर रहा था ताकि वे उसके खिलाफ एकजुट न हो सकें। इसलिए हॉर्न सिटी के कई महत्वपूर्ण मामलों पर चारों प्रमुख परिवारों और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को मिलकर चर्चा करनी पड़ती थी। जियाओचेंग के 4 प्रमुख परिवार आपस में अच्छे संबंध नहीं रखते और एक दूसरे के प्रति गहरी दुश्मनी रखते हैं। उनके बीच अक्सर छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, लेकिन वे सभी मामूली स्तर के होते हैं। चारों परिवार जियाओचेंग के मुखिया, सबसे शक्तिशाली परिवार बनना और जियाओचेंग पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास भी ऐसा करने की ताकत नहीं है। साथ ही हॉर्न सिटी में हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट द्वारा गुप्त रूप से निभाई जा रही संतुलन और विभाजनकारी भूमिका के कारण चारों प्रमुख परिवारों में से कोई भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट नाराज हो जाएगा। यद्यपि चारों प्रमुख परिवारों में संयुक्त रूप से हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से कम योद्धा स्तरीय विशेषज्ञ नहीं थे, फिर भी वे एकमत नहीं थे। इसलिए वर्षों से वे गुप्त रूप से तैयारी कर रहे हैं, हर जगह से दवाइयां प्राप्त कर रहे हैं और जू और चेन परिवारों सहित विशेषज्ञों को अपने पक्ष में कर रहे हैं। जू परिवार ने पहले ही ली परिवार के साथ गुप्त रूप से गठबंधन कर लिया है और चेन परिवार ने संभवतः वांग परिवार के साथ गठबंधन कर लिया है। बॉस लियू जू परिवार के अधीन एक दुकान का मालिक है। ऊपरी तौर पर वह लोहे के सामान का व्यापार करता है, लेकिन वास्तव में वह जू परिवार के लिए दवाइयां और जादुई कलाकृतियां प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। इस बार उन्होंने नानलिंग काउंटी से कुछ गोलियां एकत्र की, जिनमें से कुछ ची शोधन स्तर के शिष्यों के लिए और कुछ योद्धा स्तर के विशेषज्ञों के लिए थीं। उन्हें ये गोलियां जियाओ शहर वापस ले जाकर जू परिवार को सौंपनी थीं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से डाकुओं को इसकी भनक लग गई और उन्होंने जियाओ शहर से कुछ ही दूरी पर छुपकर हमला कर दिया। सौभाग्य से उनकी मुलाकात डू फैंग से हो गई, अन्यथा वे सभी मारे जाते। ये तथ्य कि लुटेरों को पहले से पता था कि वे जो सामान ले जा रहे थे उसमें अमृत थे और वे इन्हीं अमृतों की तलाश में थे, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वे किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा निर्देशित थे और किसी परिवार के सदस्य द्वारा निर्देशित और समर्थित थे। श्री लियू के अनुमान के आधार पर यह प्रबल संभावना है कि इस पूरे नाटक के पीछे चेन परिवार का हाथ था। चारों प्रमुख परिवार जन्मजात रूप से शक्तिशाली और धनी हैं और वे मात्र गोलियों और जादुई वस्तुओं के लिए ऐसे घृणित कृत्य नहीं करेंगे। जहां तक कमजोर परिवारों की बात है, वे शू परिवार से प्रतिशोध के डर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। केवल चेन परिवार जैसा परिवार, जिसकी शक्ति शू परिवार से नामात्र की है और जिसके साथ उनका लंबे समय से द्वेष है, ऐसा कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से एक छोटे से कस्बे में वास्तव में योद्धा क्षेत्र के विशेषज्ञों वाले 4 प्रमुख परिवार हैं और उनकी संख्या काफी अधिक है। ये नानलिंग काउंटी के कई बड़े शहरों जैसे कि किंगयांग शहर से भी अधिक शक्तिशाली है। मेरे गृहनगर त्यानयांग शहर में नगर प्रमुख और किंगयुआन संप्रदाय द्वारा भेजे गए एक योद्धा को छोड़कर योद्धा क्षेत्र का एक भी विशेषज्ञ नहीं है। इसके अलावा इस छोटे से कस्बे की स्थिति काफी जटिल प्रतीत होती है। सभी प्रमुख परिवार सत्ताधारी बनना चाहते हैं और कोई भी दूसरे के अधीन होने को तैयार नहीं है। वे सभी गुप्त रूप से सत्ता हथियाने की होड़ में लगे हैं। शायद निकट भविष्य में इस कस्बे के प्रमुख परिवारों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए। जियाओचेंग की सामान्य स्थिति समझाने के बाद बॉस लियू ने फिर पूछा, भाई फैंग भी एक साधक होंगे? क्या आप जू परिवार में शामिल होना चाहेंगे? इस समय उन्हें पूरा यकीन था कि डू फैंग एक साधक हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें जू परिवार में शामिल करने की कोशिश की। अगर वे सफल होते तो जू परिवार उन्हें अच्छा इनाम देता। डू फैंग ने पूछा, क्या आप जू परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? बॉस लियू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शू परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, लेकिन परिवार के मुखिया ने निर्देश दिया है कि यदि हमें सौभाग्य से कोई विशेषज्ञ मिलता है तो हम उन्हें शू परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और शू परिवार उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। डू फैंग ने शांत भाव से कहा, क्या जू परिवार खुद भी दूसरों पर निर्भर नहीं है? क्या प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करते समय वे ली परिवार से डरते नहीं हैं? बॉस लियू ने कहा, ली परिवार किस तरह का परिवार है?
उनके परिवार में एक योद्धा प्रशिक्षु है। अगर शू परिवार और सैनिक भर्ती कर भी ले तो क्या वे किसी योद्धा प्रशिक्षु को भर्ती कर पाएंगे? ली परिवार को इसकी परवाह क्यों होगी? इसके विपरीत शू परिवार जितना मजबूत होगा, ली शू गठबंधन उतना ही मजबूत होगा। वे तो बेहद खुश होंगे। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, यह सच है। बॉस लियू ने कहा, तो भाई फैंग आप क्या सोचते हैं? डू फैंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, जू परिवार में शामिल होना और उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालना मेरे लिए असंभव है। मुझे अभी भी इस जीवन को अन्य चीज़ों के लिए बचाकर रखना है। बॉस लियू थोड़ा निराश हुए, लेकिन फिर उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि कई परिवारों में कुछ गैर पारिवारिक साधक हैं। उन्हें आमतौर पर अतिथि गुरु कहा जाता है। शायद भाई फैंग इस पर विचार कर सकते हैं। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ, भाई फैंग आपने ची शोधन का कौन सा स्तर प्राप्त किया है? डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस एक उच्च स्तरीय ची शोधन साधक। बॉस लियू चौंक गए। उच्च स्तरीय ची शोधन, इसका मतलब है कि वह कम से कम ची शोधन के 7वें स्तर पर है। इतनी कम उम्र में डू फैंग का ची शोधन के 7वें स्तर तक पहुंचना वाकई अविश्वसनीय है। जहां तक उन्हें पता है, शू परिवार में डू फैंग की उम्र के लोग ज्यादा से ज्यादा ची शोधन के 5वें स्तर पर होते हैं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगर उसे पता चलता कि डू फैंग वास्तव में ची रिफाइनिंग के 7वें स्तर पर नहीं बल्कि योद्धा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुका है, तो वह शायद इतना चौंक जाएगा कि उसका मुंह खुला रह जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप, सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।